हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। होप कि ऑल इज़ गुड एंड ऑल इज़ वेल। आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट लेके आया हूं। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर टेस्ट करवाओ जिसमें हमें पता लगे कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो एक ये छोटा सा टेस्ट है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन है। शायद 100 क्वेश्चन हमारे एक साथ में ना हो पाए, इसके लिए मैं आप लोगों को ये सारा का सारा पेपर जो है 2 या 3 वीडियोज़ में आप लोगों को मिलेंगे और इस प्रकार के 20 पेपर जो है वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ और सारे के सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली देखते रहें। चलिए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वेरिएबल कैपेसिटर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर कौन सा होता है जिसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, बदल सकते हैं। यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है तुम लोगों को, वेरिएबल कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के रूप में, मतलब अचालक के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, तो जनरली इसके रूप में क्या करते हैं, हवा का यूज़ करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 50 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दे रखी है बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ आप लोगों को एक तो दे रखी है पी का मान कितना दे रखा है, एक का 500 वाट दे रखा है मान लो, और दूसरे पी का मान कितना दे रखा है आपको, 200 वाट दे रखा है। तो यहाँ पे पी का मान दे रखा है। आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वेयर अपॉन में पी होता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालोगे आप लोग, यहाँ पर निकालने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि अगर तुम्हें निकालना है तो सीधा सा क्या करोगे, तुम लोगों को दो चीज़ें तो दे रखी है ऑलरेडी, तो यहाँ पर तुम इस फॉर्मूले में सीधा पुट करोगे। सीधा पुट कैसे करोगे, जैसे बात करते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मूले में अगर सीधा पुट करना है तो यहाँ पे करोगे आप 250 गुणा में 250 बटे पी का मान कितना है, जैसे 500 के लिए निकालना है आपको, तो 500 से ये काट दिया आपने, 20 से 20 काट दिया, 25 25 ये कितना आ गया दोस्तों, तो 625 बटे 5। अब 625 का भाग दोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा जितना भी आएगा, फिर इसको काटोगे। इसी हिसाब से आप लोगों को क्या निकालना है, 200 वाट वाले बल्ब के लिए भी निकालना है। पहले आप 500 वाट वाले के लिए निकालोगे, फिर आप 200 वाट वाले के लिए निकालोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 2:5 आ रहा है। फॉर्मूला यही रहेगा, ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, किसी कंडक्टर में किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने से ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, ऊष्मा पैदा किसके कारण होती है बच्चों, तो ऊष्मा पैदा होती है रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि कोई भी वायर होगा मेरा तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और उसी रेजिस्टेंस के कारण क्या करेगा, वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, जूल का नियम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी चालक तार में से आप क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है जिसके कारण वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से याद कर सकते हो आप, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में कौन सा करेगा, तो सीधी बात है वो इंडक्टर करेगा। कुंडली जो होगी वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फ्यूज वायर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। फ्यूज वायर का अपन चयन कैसे करेंगे, तो फ्यूज वायर का चयन जो करेंगे हम एम्पियर के हिसाब से करेंगे कि वो कितना करंट सहन कर सकता है। ध्यान रखना, अगर फ्यूज वायर का अगर तुम लोगों से पूछा जाए तो एम्पियर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी सर्किट में 33 ओम का रजिस्टर 2 एम्पियर का करंट लेता है, तो पूरे रजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगी। तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हो, तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, और I का मान 2 दे रखा है, इसका 33 दे रखा है, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 66 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है, आराम से आप लोग निकाल पाओगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सीरीज और समांतर DC सर्किट दोनों के लिए सही है, कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि एलिमेंट में अलग अलग करंट लेते हैं, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, करंट संयोजक होते हैं, ये क्या होगा अपना पावर संयोजक होगा। ठीक है, दोनों के लिए सही चीज़ क्या है, पावर संयोजक होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर 2 ओम का प्रतिरोध एक वायर कंडक्टर की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अगर मान लो कि रेजिस्टेंस के हिसाब से बढ़ेगा, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, आर समानुपाती होता है एल के। अगर मान लो कि प्रतिरोध मेरा कितना था, 0.2 ओम था, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से बढ़ेगा। अगर 2 गुणा कर दिया तो गुणा 2, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसी हिसाब से मेरा क्या बढ़ेगा, जिस हिसाब से मेरी लंबाई बढ़ेगी देन उसी कंडीशन में मेरी क्या होगी, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या हो जाती है,
आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला नियम पढ़ा था ना हम लोगों ने कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो इलेक्ट्रॉन वगैरह बन गए थे, तो वही चीज़ आएगी इसमें कि बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन कितना होगा। ठीक है, वजन कितना होता है। ठीक है, अगर मान लो कि उसका प्रतिरोध समान है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए, मतलब रेजिस्टेंस सेम है, एक समान अनुप्रस्थ काट वाले, मतलब उसकी मोटाई भी सेम है, एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन कितना होगा। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या आएगा, 50% आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक नारंगी, काला, भूरा और बैंगनी का रजिस्टर कितना होगा। ठीक है, तो वो जो सारणी है अपनी BBROY वाली, उस सारणी से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप लोग, तो नारंगी के लिए कितना आता है बच्चों, 3 नंबर पे आता है BBR, रेड, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज मेरा कितने पे आता है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। तो नारंगी कितने पे आता है बच्चों, नारंगी आता है अपना 3 पे। ठीक है, दूसरा भी नारंगी है तो दूसरा भी कितने पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। काला कितने पे आता है, 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, गुणा में काले की जो सारणी के बराबर होगी वो चीज़ लिखोगे। और नेक्स्ट क्या है, भूरा, बैंगनी, इस हिसाब से रेजिस्टेंस निकालना है। तो वो सारणी अगर तुम लोगों को याद है तो तुम आराम से निकाल पाओगे, क्योंकि मैं इतने सारणी लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो सारणी आप लोगों को याद करनी है, उसी हिसाब से निकालोगे। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना दिया है बच्चों, 3.3 किलो ओम दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नीचे दिए गए में से ये किस चीज़ को बताता है। ये जो डायग्राम दिया है ये किस चीज़ का डायग्राम है, चलिए बताइए आप लोग, किस चीज़ का ये डायग्राम है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर है। ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया गया है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर का बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एक बंद सर्किट में बैटरी, क्या क्वेश्चन दिया है कि एक बंद सर्किट में बैटरी के 2 टर्मिनलों के बीच विभव अंतर को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। 2 टर्मिनलों के बीच मापी गई वोल्टेज को क्या बोला जाता है, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, पोटेंशियोमीटर में क्या चीज़ होती है कि इसमें उच्च वोल्टेज की रेटिंग होती है। नेक्स्ट दिया है, किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार एक सामूहिक पैरामीटर सर्किट में किसी नोड पर निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग क्या है। संगम बिंदु पर आने वाली धारा और संगम बिंदु पर दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से ए आंसर आ जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ से कि निम्न में से एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा वोल्टेज, यानी कि इसने क्या दी है, वोल्टेज की परिभाषा दी है। इन क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में 2 रजिस्टरों वाला सर्किट बनता है। ठीक है, जिसमें 2 रजिस्टेंस लगे हों। ठीक है, कौन सा डिवाइस है जो एक वोल्टेज स्रोत के साथ 2 रजिस्टर वाला सर्किट बनता है, तो ये बनता है वोल्टेज डिवाइडर। चलिए नेक्स्ट दिया है, कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को जरूर याद करनी पड़ेगी। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी बताया है कि कॉपर के और इनके आप लोग याद कर लो कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका भी पूछ लेते हैं, तो इनका जरूर आप लोग याद करो कि इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कौन सी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तीय डीसी में बदलता है। ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ आएगी, तो इसको बोलते हैं चॉपर। चॉपर क्या करता है, जो फिक्स डीसी होती है, ठीक है, उसको वेरिएबल डीसी में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में SCR की फुल फॉर्म देखो, SCR की फुल फॉर्म पूछी है तो इसको क्या बोलते हैं, अपन सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोलते हैं SCR को। और SCR की जो फुल फॉर्म है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी एग्जाम में पूछी गई है, लगभग हर एग्जाम में पूछते हैं 100%। चलिए, एक SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं बच्चों, ये भी कई बार पूछा गया है। तो एक SCR में 3 PN जंक्शन होते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, नीचे दिए गए ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। चलिए, तो यहाँ से
नीचे दिए गए आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा घटक का मान प्रतीक करता है। तो ये किस प्रकार का है, तो बच्चों ये एक मेरा मोसफेट बना हुआ है। किस टाइप का मोसफेट है, तो ये एन टाइप का मोसफेट बना हुआ है। ठीक है, ये जो डायग्राम बना हुआ है एन टाइप का मोसफेट बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो एसी वितरण प्रणाली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या नहीं करते, एक फेज 4 वायर सिस्टम यूज नहीं करते। देखो 3 फेज 3 वायर सिस्टम तो यूज करते हैं, RYB हो गया, 3 वायर सिस्टम हो गया, जैसे एक फेज का हो गया, दो फेज के हो गए, एक न्यूट्रल का हो गया, इस हिसाब से भी करते हैं, बाकी का सारा करते हैं। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट को सहन करता है क्या नाम कहलाता है बच्चों, तो वो कहलाता है स्किन प्रभाव। अगर सतह पर क्या है, करंट का सेवन, मतलब उसमें क्या होता है, करंट कहाँ चलता है, सिर्फ सतह पे ही चलता रहता है, पूरे चालक के अंदर अगर मेरा करंट नहीं चलता तो उसको क्या बोलता हूँ मैं, स्किन इफेक्ट बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, पोल्टियर प्रभाव किसका विलोम है। तो बच्चों पोल्टियर प्रभाव पूछा है कि किसका विलोम है, तो ये सीबैक इफेक्ट है एक, उसका विलोम क्या है, पोल्टियर इफेक्ट है। नेक्स्ट दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक प्रेस माइका किस लिए प्रयोग की, माइका को क्यों यूज करते हैं बच्चों, किसी भी चीज़ में अगर माइका वगैरह की बात करें तो माइका मेरा क्या है, एक अचालक है यहाँ पे, तो अचालक यानी कि इंसुलेटर के रूप में यूज करते हैं माइका को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि एक चल लोहा उपकरण, ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करें, यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन, ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, को एक एमीटर के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। अगर एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को मुझे एमीटर के रूप में बनाना है तो मैं क्या करूँगा, तो मोटी तार के टर्न की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, मेरी अधिक होती है। ठीक है, मोटी तार के टर्न की संख्या क्या होती है, इसमें अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट दिया है, एक स्थायी चल चुंबक, ठीक है, PMMC की बात करें, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जिसमें विक्षेपण टॉर्क किसके समानुपाती होता है। विक्षेपण टॉर्क मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कैसे डिफ्लेक्ट करेगा वो, किसके समानुपाती होता है, तो वायु अंतराल में फ्लक्स के समानुपाती भी होता है, ये तार के टर्न की संख्या के भी समानुपाती होता है, कोयल में से गुजरने वाले करंट के भी समानुपाती होता है, और प्रभावी कोयल क्षेत्र यानी कि इफेक्टिव जो फील्ड बनेगा, ठीक है, उसके हिसाब से भी होगा, तो मतलब सारी चीज़ों के ही समानुपाती होगा, तो यहाँ ई आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्थायी चुंबक गतिशील कोयल उपकरण का स्केल क्या होता है। तो स्केल क्या होगा, यूनिफॉर्म में होगा। यूनिफॉर्म में मतलब कंटिन्यूसली नंबर के हिसाब से चलता रहेगा। अगर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, स्थायी चुंबक गतिशील कोयल का मतलब क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, तो इसके अंदर जो स्केल लगा होता है वो किस फॉर्म में होता है, यूनिफॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है, चलिए, कि गतिशील कॉइल यानी कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में उपकरणों का फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है, तो नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर प्रयुक्त किया जाता है। देखो मेगर क्या करता है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, उच्च प्रतिरोध दे रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस मापना हो तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, मेगर का यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मेगर का ही यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि पोलों की संख्या 4 है और स्पीड कितनी है, 3000 RPM है, तो एक सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति क्या होगी। तो F बराबर क्या होता है बच्चों, PN/120 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर P का मान कितना है, 4 गुणा में 300/120। ठीक है, 120 से इसको काटोगे तो 4 × 12 30 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, 10 हर्ट्ज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए